हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। शोभना यादव आपके साथ। देश कोरोना से लड़ रहा है और राहुल गांधी एक अलग ही सुर साधे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं उन्हें अब देश पहले की तरह सहिष्णु नहीं दिख रहा। इतना ही नहीं, उनके मुताबिक देश में राष्ट्रवादी की परिभाषा भी बदल गई है। कुछ लोग हैं जो देश की नींव को हिलाने का काम कर रहे हैं। आज उन्हें ही राष्ट्रवादी समझा जा रहा है। राहुल गांधी ने सारी बातें आज अमेरिका के पूर्व राजदूत निकोलस बर्न्स के साथ की। राहुल ने आज जो सारी बातें की उससे कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। इस ऐतिहासिक काल में राहुल गांधी देश को एक अलग चश्मे से क्यों देख रहे हैं, तो आज इसी पर करूंगी मैं सीधा सवाल। देश में फिर उठा असहिष्णुता का मुद्दा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा निशाना। गायब हो रहा है भारत का उदारवादी डीएनए। We are a very tolerant nation. Our DNA is supposed to be tolerant. We are supposed to accept new ideas. We are supposed to be open. But the surprising thing is that open DNA is sort of disappeared. I mean, I say this with sadness that I don't see that level of tolerance that I used to see. I don't see it in the United States and I don't see it in India. धर्म के आधार पर देश को बांटने की साजिश। बांटने वाले खुद को कहते हैं राष्ट्रवादी। I feel that this division which occurs is actually tremendously weakening for the country. But the people who do the division portray it as the strength of the country. बीजेपी का पलटवार। देश में नहीं कोई असहिष्णुता का माहौल। आज भारत के अंदर सर्वधर्म संभाव के रास्ते पर यह देश आगे बढ़ रहा है। इस देश में सब लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या बदल रही है राष्ट्रवाद की परिभाषा? क्या देश पहले से असहिष्णु हो गया है? तो क्या देश असहिष्णु हो गया है? यही बड़ा सवाल आज के सीधा सवाल में। मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मैं आपका तारुफ करा देती हूं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी कांग्रेस की प्रवक्ता है। संगीत रागी जी प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आरएसएस के विचारक हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी प्रेसिडेंट हैं एमपीसीआई के। तो चर्चा की शुरुआत करती हूं और चर्चा की शुरुआत आज सुप्रिया श्रीनेत जी से होगी। सुप्रिया जी, राहुल गांधी ने निकोलस बर्न्स को ही क्यों चुना? क्योंकि वो मोदी विरोधी हैं। असहिष्णुता की बात करने के लिए सिर्फ निकोलस बर्न्स ही मिले राहुल गांधी को, क्यों? ये सवाल भाजपा की आईटी सेल उठाए तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि उनका ये काम है करना। लेकिन मैं निकोलस बर्न्स के लिए कोई यहाँ पर कसीदे पढ़ने के लिए नहीं बैठी हूँ। निकोलस बर्न्स 30-35 साल के करियर डिप्लोमैट हैं। उन्होंने जो 1-2-3 अग्रीमेंट हुआ था इंडिया न्यूक्लियर अग्रीमेंट में, उसमें बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई थी। 2009-10 से वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं। तमाम लोगों को उन्होंने पढ़ाया है। तो उनके क्रेडेंशियल्स पे सवाल उठाना और सिर्फ जो बीजेपी आईटी सेल कह रही है उसको एक सवाल बना देना, मुझे लगता है कहीं पर दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा अपना ये मानना है कि ये सवाल सबसे पहले शाहनवाज जी ने उठाया था, जिनकी मैं आदर और रिस्पेक्ट करती हूँ। राजनीति में वो आदर और रिस्पेक्ट होनी भी चाहिए। लेकिन शाहनवाज भाई जी के लिए मुझे बुरा लगता है। वो क्यों आज मजबूर हैं? वो क्यों एड़िया घिस रहे हैं? वो क्यों नहीं मंत्री हैं? वो क्यों नहीं राज्यसभा सदस्य हैं? सबसे बड़े अहिष्णुता के एग्जाम्पल तो आज वो हैं। तो जब वो राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहते हैं तो कहीं लगता है कि प्रेशर के तहत ये कहना उनके लिए जरूरी हो जाता है। डिबेट होना, संवाद होना कोई गलत बात नहीं है, किसी भी देश में होना चाहिए। और जिस डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में संवाद बंद हो जाएगा वहां पर लोकतंत्र का खात्मा हो जाएगा, वहां पे लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ऐसा अभी तक देश में नहीं हुआ है और हम सबकी कोशिश ये होनी चाहिए, इंक्लूडिंग मीडिया की, कि लोकतंत्र को और पुरजोर और मजबूत बनाया जाए। और वो तब होगा जब हर तरह के व्यूज, हर तरह के लोगों से संवाद होगा और एक धारा प्रवेश बिना डर का संवाद होगा इस देश में।
श्रीनेत जी, आपने सुप्रिया जी, आपने सबसे पहली लाइन में ही आरोप मेरे ऊपर सीधा सीधा लगाया कि अगर ये बीजेपी की ट्रोल आर्मी पूछती तो शायद समझ में आता। मतलब सवाल पूछना ही आप लोगों से दूभर हो गया है। अगर आप विदेश की धरती पर जाकर या किसी विदेशी से बात करते हैं और देश के लिए सवाल उठाते हैं, ठीक है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन किसी के लिए यह कह देना कि ट्रोल आर्मी है क्योंकि आपसे सवाल पूछ लिया गया। निकोलस बर्न्स को इसलिए चुना गया क्योंकि वो मुस्लिम हेटर्स को लेकर भी लगातार ट्वीट करते रहे। भारत में जिस तरीके के हालात, मोदी सरकार के ऊपर लगातार ट्वीट करते रहे, इसीलिए चुना गया। तो पूछा, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना आपसे। आप ये किस जिम्मेदारी से कह रही हैं? आप ये किस जिम्मेदारी से कह सकती हैं? किस जिम्मेदारी से कह रही है? क्या मतलब? नहीं, मैं समझी नहीं आपकी बात। बहुत ही खेदपूर्ण। नहीं, क्या मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे आपको आपत्ति हो गई कि आपसे सवाल पूछना ही क्या अपराध है? तो मुझे बोलने दीजिए। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल भी सुप्रिया जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि निकोलस बर्न्स ही क्यों? इतने बड़े अमेरिका में निकोलस बर्न्स क्यों? ठीक है, जवाब दीजिए। निकोलस बर्न्स एक करियर डिप्लोमैट है, उनसे आपको क्या आपत्ति है? मैं समझ नहीं पा रही हूं। मेरी आपसे उल्टा सवाल है और मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आपका सवाल पूछना गलत है। अगर आपने मुझे अपने डिबेट पे बुलाया है और 5 से 6 बजे का मेरा टाइम इस डिबेट पर निहित हुआ है तो आप मुझसे सवाल पूछिएगा और मुझे सवालों से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है मीडिया को सवाल पूछने चाहिए, जो बहुत सेक्शंस ऑफ मीडिया ने कम कर दिया है। आप हम ही से नहीं, सरकार से भी सवाल पूछिए। सवाल पूछना जरूरी है। जिस देश में सवाल जवाब बंद हो जाएगा वहां पर लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। आप भी एक लोकतंत्र की प्रहरी है, बिल्कुल सवाल पूछिए। मुझे आपके सवाल पूछने से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपके चुने हुए शब्दों पे मैंने कहा कि निकोलस बर्न्स के करियर पे सवाल उठा देना खेदपूर्ण है क्योंकि वो करियर डिप्लोमैट है। 30-35 साल की डिप्लोमेसी उन्होंने करी है। अंडर सेक्रेटरी लेवल तक वो जॉर्ज बुश एडमिनिस्ट्रेशन में गए हैं। उन्होंने न्यूक्लियर आर्मामेंट एग्रीमेंट में एक बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है। उनसे बात कर लेने में क्या आपत्ति है? ये आपत्ति तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स में दिख रही है। कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपके ऊपर सवाल नहीं उठा रही हूं। आप मीडिया है, आपको तो हमारी धज्जियां उड़ा देनी चाहिए। आपको हमारी ही नहीं, सरकार की भी धज्जियां उड़ा देनी चाहिए। यही मीडिया का काम होता है, इसीलिए आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पूरी विनम्रता से आपसे कह रही हूं। मैंने ये कहा कि ये जो बात शहनवाज भाई ने शुरू करी वो कहीं पर तो ये दिखाता है कि कितनी अहिष्णुता का बेचारे वो खुद शिकार हैं। कैसी एड़ियां रगड़ रहे हैं, क्यों नहीं बेचारे राज्यसभा पहुंच पाए। सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री थे अटल जी की सरकार में, उनका क्या हाल करके रख दिया गया है। तो मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप सवाल पूछिए। आप सवाल लगातार पूछिए, सिर्फ मुझसे पूछिए। आप पर्सनल अटैक कर रही हैं, आप शहनवाज हुसैन के ऊपर पर्सनल अटैक कर रही हैं। ये उनका पार्टी का अंदरूनी मसला है। अगर राहुल गांधी को देश नजर आ रहा है कि असहिष्णुता आ गई है तो मैं सहिष्णुता की परिभाषा कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ कि क्या है नई परिभाषा और ये आरोप क्यों लगाया गया। आप बोल दीजिए, उसके बाद मैं आपका जवाब ले लूंगी सुधांशु त्रिवेदी जी से। एक लाइन का मुझे जवाब दे दीजिए आप। सहिष्णुता की सबसे बड़ी परिभाषा तो यह है कि संवाद पर तो सवाल मत उठाइए, संवाद तो होने दीजिए। अगर संवाद पर ही उंगलियां उठाने लगेगा तो किस सहिष्णुता की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी आइए, चर्चा में आइए। आपने सुप्रिया श्रीनेत को सुना। क्या अभिव्यक्ति की आजादी जो राहुल गांधी ने निकोलस बर्न्स से बात करी, इतनी तकलीफ बीजेपी को क्यों है? क्या दिक्कत है? कौन है निकोलस बर्न्स? बीजेपी के लिए क्या इतने अहम कैरेक्टर है निकोलस बर्न्स कि राहुल गांधी ने उनसे बात कर ली तो इतना आग बबूला बीजेपी? देखिए, मैं ये अपेक्षा करूंगा कि जैसे मैंने शांति से सुप्रिया जी की बात सुनी, वो भी मुझे बात करने का अवसर देगी। मैं बिंदुवार जवाब दूं। पहला उन्होंने शहनवाज जी के बारे में कहा। शहनवाज जी हमारे यहाँ सबसे कम उम्र के। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है, मुझे आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शहनवाज जी के बारे में उन्होंने कहा अटल जी की सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री रहे, जो कि सिविल एविएशन से लेके कोल से लेके फूड प्रोसेसिंग तक तमाम मिनिस्टर रहे। सुप्रिया जी, बाकी बात तो छोड़ दीजिए। मैं चुनौती से कांग्रेस में कहता हूं 30 साल की उम्र का कोई बताइए मंत्री जो किसी बड़े नेता का बेटा बेटी ना हो मंत्री हो गया हो। यह हमारी पार्टी और आपकी पार्टी में अंतर का मामला है। इसलिए कौन वहां बेचारा एडिया रगड़ता रहता है, इसका तो एग्जाम्पल ये है कि जब प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक का विमोचन हुआ था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंच से बोला था कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है बनाने के लिए।
तो आपकी पार्टी की कहानी आपके वरिष्ठतम नेताओं की जुबानी। अब मैं आता हूं इसके ऊपर, निकोलस बर्न्स, और जो आपने कहा कि उन्होंने 2008 में 123 एग्रीमेंट में, की आज बात कर लें। अरे भाई मैंने तो आप मनमोहन सिंह को कोट किया और किसी को नहीं, अपने पार्टी के व्यक्ति को कोट नहीं किया। मनमोहन सिंह को कोट किया, प्रणब मुखर्जी अब सुधांशु आगे त्रिवेदी, अगर राहुल गांधी ने निकोलस बर्न्स से बात कर ली, अभिव्यक्ति की आजादी अधिकार है हर भारतीय नागरिक का, तो उसमें क्यों ऐतराज बीजेपी को? अरे भाई मैं सुनिए तो मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। अरे 2008 में जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी, वहां के लोगों से तो कांग्रेस वालों की बड़ी नजदीकी है भाई। निकोलस बर्न्स से क्या, जो डिप्टी चीफ ऑफ मिशन थे स्टीवन वाइट, उनको तो कांग्रेस के एक नेता ने जाके नोटों से बड़ा चेस दिखाया था। वही तो एकमात्र मौका था जब वोट फॉर कैश हुआ था, जब संसद के अंदर बाकायदा दिखाए गए थे इतने नोट, किसको पास करवाने के लिए? इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को पास करवाने के लिए, क्योंकि कम्युनिस्टों के साथ जो समझौता किया था वो टूट गया था। तो अगर कमजोर प्रधानमंत्री माने जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ही बार मजबूती दिखाई थी, तो कोई समस्या की बात नहीं है। मगर मैं ये भी कहता हूं, इसमें राहुल गांधी को भी मैं कोई दोष नहीं देता हूं। कांग्रेस पार्टी के मनोवृत्ति बिल्कुल साफ है। जिनकी नजर में अफजल गुरु हालात का माना, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, जिनकी नजर में इशरत जहां बिहार की बेटी, जिनकी नजर में हाफिज साहब, जिनकी नजर में ओसामा जी, जिनकी नजर में उन्होंने अमेरिकन अधिकारियों को बकौल विकीलीक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं सच है मगर आज तक खंडन नहीं हुआ, उन्होंने अमेरिकन डिप्लोमेट से कहा कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा खतरनाक है। उनको तो लगेगा ही कि डीएनए बदल रहा है, और डीएनए हमारा भी नहीं बदल रहा है जनाब। डीएनए तो वो अपना बता रहे हैं, हमने कभी नहीं बताया हमारी पार्टी के नेता ने कि हम कौन थे, जनेऊधारी ब्राह्मण। सवाल क्या पूछ ले, आपकी सरकार से सवाल कर दिया आपने, पूरे देश का डीएनए बदलने का आरोप आप भी लगाने लगते हैं और कांग्रेस पार्टी भी लगाने लगती है। मेरे साथ अध्यक्ष एमपीसीआई के भी जुड़े हुए हैं, हाँ, तस्लीम रहमानी साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। तस्लीम रहमानी जी, राहुल गांधी ने निकोलस बर्न्स से कहा कि असहिष्णुता अमेरिका में भी बढ़ रही है और भारत में भी बढ़ रही है। हिंदू मुसलमान में देश जिस तरह से बट रहा है, निकोलस बर्न्स लगातार टिप्पणी करते रहते हैं। ये निकोलस बर्न्स का आरोप है, ये मेरा आरोप नहीं है। आप क्या कहेंगे इस सब कुछ पे? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे कुछ फैक्ट करेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर मैं गलत हूँ तो ठीक कीजिएगा। ये निकोलस बर्न्स की कॉल शायद राहुल गांधी के पास आई थी, इनिशिएटिव उनका था। और वो जो डायलॉग जो चाइना का और यूएस के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, शायद ये उससे रिलेटेड थी, संदर्भ वो था, और उस संदर्भ में ये सारी की सारी बातें आई हैं। तो जहाँ तक वो जो रिलेशनशिप है, हम बार बार कहते आए हैं कि हम तो चाइना से जंग के लिए यूएस का कंधा बनने को तैयार नहीं है। उस परिप्रेक्ष्य में, उस हवाले से ये सारी की सारी गुफ्तगू है, और हमको इस पूरी गुफ्तगू को इससे डेविएट नहीं करना चाहिए। उसमें टॉलरेंस यूएस में भी नहीं रहा, इंडिया में भी नहीं रहा। ये एक मतलब एक साइड ट्रैक है ये उस पूरी की पूरी गुफ्तगू का। हम साइड ट्रैक को इंपॉर्टेंट बना के बात कर रहे हैं। जो एक्चुअल चीज है, जो इस रीजन में प्रॉब्लम आई है चाइना की वजह से, वो बेसिक फोकस था निकोलस की बातचीत का, इसलिए कि वो और लोगों से भी बात कर रहे हैं। वो डिप्लोमेसी के आदमी है और वो उनको चाइना से जंग के लिए लॉबिंग करनी है। उस लॉबिंग के लिए ये सारी कॉल्स उन्होंने कई लोगों को की है, राहुल गांधी को भी की है। उस पर ये टॉलरेंस की बात की है। यहाँ पर तो 2015 से ये बात चल रही है मुस्तकिल के टॉलरेंस का लेवल कब है, और अब जब हम कोरोना की फाइट देख रहे हैं तो उसमें टॉलरेंस का कौन सा लेवल है। मैं आपसे बड़ी अदब से दरखास्त करूंगा, टॉलरेंस को हिंदू मुसलमान से प्लीज मत जोड़िए। ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है। इनटॉलरेंस एज सच बहुत बड़े डायस्पोरा जो हमारे कम्युनिटी है, जो पूरे मुल्क की सिटीजनशिप है, उस सबके साथ हुआ है। जो करोड़ों लोग अभी निकले हैं सड़कों पे, अगर और एग्जेजरेट ना समझा जाए, लाखों ही मैं कह दूं जो 2 महीने तक मुस्तकिल पैदल चलते रहे, क्या ये इनटॉलरेंस नहीं है? क्या ये हमारी सरकार ने अनदेखी नहीं की उन लोगों की, जस्ट बिकॉज वो गरीब लोग हैं? और वो 100 के करीब लोग मारे गए, पैदल जा रहे, 54 ट्रेन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, रूट अपना बदल देती है। और अभी जिस अंदाज में कंट्री खड़ी है, एक पर्टिकुलर वर्ग है हैव्स का, हम पोषण कर रहे हैं। जो हैव नॉट्स है उनको हमने टाल दिया है। अब उसमें हम रिलीजियस को भी, हम उसको रिलीजन में को भी उसमें एक बहाना बना के उसमें शरीक कर देते हैं। हम कोरोना के मामले में पहले दिन से नाकाम रहे हैं और हमने उसको कम्युनल करके पेश किया पूरे मुल्क के सामने। क्या ये इंटॉलरेंस का सबूत नहीं है? आज
आज सब लोग ये जो भी सरकार को क्रिटिसाइज करता है वो एंटी नेशनल हो जाता है। क्या ये गवर्नमेंट का इंटॉलरेंस, क्या हम सरकार पे सवाल नहीं उठाएंगे? और अगर हम सवाल उठाए सरकार पर तो उसे देश के साथ गद्दारी से जोड़ा जाता है। ये क्या इंटॉलरेंस नहीं है? यही इंटॉलरेंस यूएस में भी है कि यूएस वो कहते हैं कि आप अगर सवाल उठाएंगे तो हम शूट करेंगे। तो ये कंपैरिजन है और ये साइड ट्रैक की बातचीत है जिसे आप मेन फोकस करके आज की तारीख में पेश किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। संगीत रागी जी, आप भी चर्चा में आइए। आपने तीनों गेस्ट को सुना। क्या असहिष्णुता बहाना है, सिर्फ मोदी सरकार निशाना है? जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज निकोलस बर्न्स से बात की है, इस मुद्दे पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। देखिए, मैं तस्लीम रहमानी जी से शुरू करना चाहता हूं। सारी सहिष्णुता, सारा उदारवाद, सारा लोकतंत्र इस्लामिक देशों में है। जहां इस्लाम है, जहां थियोक्रेसी है, वहीं है। बाकी सब तो अलोकतांत्रिक है। वहां तो इंटॉलरेंस ही इंटॉलरेंस है। अलकायदा तो इन लोगों की जगह पैदा होता है। दूसरी बात, राहुल गांधी के इंटरव्यू को मैंने सुना था मॉर्निंग में, मुझे बहुत दुख हुआ और लगातार मैंने 5 ट्वीट की। मुझे इतना अंदर से गुस्सा आ रहा था कि एक व्यक्ति अमेरिका के राजदूत, अमेरिका के एक डिप्लोमेट करियर, एक डिप्लोमेट से किस प्रकार की बातें कर रहा है अपने देश के बारे में। संवैधानिक संस्थाओं के गिरने की बात कर रहा है, टूटने की बात कर रहा है। जिसके परिवार ने इस देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट किया, जो स्वयं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मजाक बना करके 10 साल तक रखा जिस परिवार ने, राहुल गांधी की मां, जिन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बना करके पूरी संसदीय प्रणाली को धत्ता बता दिया, जिस परिवार ने और जिस कांग्रेस के एक वंश ने इस देश पर सबसे ज्यादा 100 से ज्यादा 356 का प्रयोग किया। आप सोच सकते हैं 1962 के अंदर जो वार में जनरल किसको बनाया गया था? इसलिए कि मिस्टर कॉल जो थे वो सप्लायर थे। तो मैं एक करके गिनाना शुरू करूंगा। मैं इतिहास में ही आपको ये बताना मेरा ख्याल है आप विषय पे नहीं है। संगीत रागी रिकॉर्ड मत बचाइए, पुराना रिकॉर्ड मत बचाइए। आप विषय पे क्यों बात नहीं कर सकते? ठीक है, सुप्रिया श्रीनेश, आप मौजूद पे बात कीजिए। आज मौजूद हो रहे राहुल गांधी और निकोलस की बात। अगर राहुल गांधी तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए तस्लीम जी। सुप्रिया श्रीनेश, राहुल गांधी लगातार अभिनीत बैनर्जी से बात कर रहे हैं, समझ में आता है। राहुल गांधी रघुराम राजन से बात कर रहे हैं, समझ में आता है। अर्थव्यवस्था को बात हो रही है। चलिए निकोलस बर्न्स से भी बात करते हैं, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सवाल उठाना सरकार से विपक्ष की जिम्मेदारी है, वो बखूबी निभाइए। लेकिन अगर इस तरीके की बात हम किसी विदेशी प्लेटफॉर्म पर या किसी विदेशी से करते हैं तो आपको नहीं लगता कि देश की छवि को नुकसान पहुंच सकता है? मैं आशा करती हूं कि जिस तरह से यह डिबेट अभी तक सिविल रहा है, सिविल रहेगा। आपने एक अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी ने किसी विदेशी प्लेटफॉर्म पे नहीं किया, हाँ एक विदेशी डिप्लोमैट से कॉन्वर्सेशन किया है। और मेरा सिर्फ एक ये मानना है शोभना जी कि ये जो वार्तालाप है, आज का जो इंटरैक्शन है, वो आज के समय की जरूरत है। जिस समय माइग्रेंट क्राइसिस हो रही थी, जिस समय हम बार बार कह रहे थे कि लोगों को डायरेक्ट पैसा दीजिए, जिस समय लोग पैदल चल रहे थे, उस समय हम माइग्रेंट से बात कर रहे थे, उस समय हम रघुराम राजन से, उस समय हम अभिजीत बैनर्जी से बात कर रहे थे, उस समय हम ऐसे लोगों से बात कर रहे थे जो कुछ सकारात्मक सोल्यूशंस टेबल पर रख सके, और उन तमामों लोगों ने रखे जो बार बार डायरेक्ट ट्रांसफर की बात हुई। आज एक बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, वो डगमगा रहा है। आज यूएस और चाइना की वॉर में काफी सारे नेशंस फंसे हुए हैं। हम आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट में चाइना के साथ हैं। ऐसे टाइम पर, और मैं एक बात बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये यहां पर कहना चाहती हूं, जिस किसी ने भी इस इंटरैक्शन को सुना होगा, उन्होंने एक लाइन निकोलस बर्न्स की सुनी होगी, जिन्होंने कहा आई डोंट नो इंडिया सो वेल सो आई विल रिफ्रेन ऑन माई कॉमेंट्स। उन्होंने भारत के ऊपर कोई कॉमेंट और टिप्पणी नहीं करी। राहुल जी ने जो इंटॉलरेंस की बात करी, उन्होंने एक बार भी किसी संप्रदाय का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा देयर इज अ डीएनए इन माय कंट्री ऑफ टॉलरेंस and we seem to have moved away, but I am sure we will come back to it.
तो उन्होंने कोई देश की भर्त्सना नहीं करी। जहां पर भर्त्सना हुई, और शायद जो लोग नफरत से भर के इस परिवार को देखते हैं वो भूल जाते हैं, जिन्होंने पूरा ये इंटरेक्शन सुना था सवेरे, आपके एक प्रवक्ता बोल रहे थे, वो शायद ये सुनना भूल गए कि दोनों लोगों ने चाइना की भर्त्सना करी, चाइना की पेटिनेस की भर्त्सना करी, चाइना की निंदा करी कि किस तरह से वैश्विक महामारी के दौरान चाइना ये काम कर रहा है। इस तरह की बातें हुई, चाइना की भर्त्सना हुई, और आज हमारा कॉमन एनिमी चाइना है। तो इसमें क्या गलत बात हुई, आप जरा मुझे समझाइए, क्योंकि निकोलस बर्न्स से बात लगातार ये आरोप लगाती रहती है ना, सोनिया गांधी भी कहती रहती है कि देश को बांटने की कोशिश हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लैरिफाई कर दिया कि असहिष्णुता को हिंदू मुसलमान से जोड़ के ना देखा जाए। मैं एक बार सुधांशु त्रिवेदी से जरा जवाब ले लेती हूँ। मेरे साथ गजेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, जाने माने बॉलीवुड अभिनेता हैं। गजेंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? एक चीज और बोलना चाहती हूँ, एक बात जी बोलिए। अच्छा बोलिए। मैं एक चीज बस ये छोटी सी बोलना चाहती हूँ, आशा करती हूँ हम ये फिर से रिपीट नहीं करेंगे। से ये कहूंगी कि 1962 की वॉर का बार बार जिक्र मत किया करिए। हाँ, हम वो वॉर हारे थे, ये सच है। जंग या तो जीती जाती है, हारी जाती है, और ये खेदजनक है कि हम वो नहीं सुप्रिया जी, मुझे बात नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ सेना ने वो वॉर लड़ी थी। बार बार उनकी घाव को मत खुले दिए उस जगह की बात करके, ये गलत है। आप सेना को हतोत्साहित करते हैं, मैं ये बात कह रही हूँ। आप जब 1962 कहते हैं गांधी परिवार की है, हाई कमांड का गांधी परिवार की है। जब भी असहिष्णुता शब्द का जिक्र आता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि असहिष्णुता सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर है? संगीत रागी रुक जाइए, सुधांशु त्रिवेदी जी से सवाल है। और सुधांशु त्रिवेदी जी तो लगातार जो नाम क्यों लगता है कि हिंदू मुसलमान की बात हो रही है? असहिष्णुता और बांसठ दोनों का जवाब देता हूं। पहले असहिष्णुता का जवाब देता हूं। देखिए सुमना जी, ऐसा है, पहले मैं असहिष्णुता की बात पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके करता हूं। यह मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारत के डीएनए में टॉलरेंस नहीं, क्योंकि टॉलरेंस शब्द ही गलत है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? आप किसी को डिसलाइक कर रहे हैं मगर टॉलरेट कर रहे हैं, आप किसी को हेट कर रहे हैं मगर टॉलरेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ संबंध है, हमारा डीएनए है, ये हमारे डीएनए में है। बर्दाश्त करना, टॉलरेंस को डील मत कीजिए। नो सुधांशु, व्हाटएवर डेफिनेशन यू आर गिविंग इज रॉन्ग। नो, दिस इज सुनिए, रेफरेंस के साथ लिया जाता है वर्ड्स को। नहीं, रेफरेंस के साथ बोल रहा हूँ। वर्ड्स को अपने कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सुन लीजिए। अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे, सुधांशु त्रिवेदी जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, मुझे पूरी देखिए साहब, तस्लीम रहमानी जी, आपको प्रॉब्लम होगी टॉलरेंस की जगह म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हम समझ सकते हैं। ये बाकायदा वेटिकन में जब डिस्कशन हुआ था तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वर्ड को हटाने को कहा गया था। इसे अन्यथा नहीं, मैं किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो सीमेटिक रिलीजन है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ टॉलरेट कर सकते हैं। क्योंकि वो अगर दूसरे को कह देंगे हम इसके प्रति समभाव रखते हैं तो अपना धर्म के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं वन वॉज द फाइनल मैसेंजर, वन वॉज द फाइनल बुक। सिर्फ भारत की परंपरा ये है, हम कहते हैं हजारों देवता हुए, सैकड़ों किताबें हुई, हमारी ये जीवन पद्धति है, एक ही मार्ग नहीं है जो ईश्वर तक पहुंचता है, तो हम सर्वधर्म संभाव रख सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी भारत का डीएनए नहीं समझती, वो सर्वधर्म संभाव है, टॉलरेंस नहीं। टॉलरेंस एक वेस्टर्न वर्ल्ड है, सहिष्णुता एक वेस्टर्न वर्ल्ड है। अब मैं क्या है ना, सुनिए सुधांशु जी, आप सभी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल भारत के डीएनए को समझता ही नहीं है, और इसीलिए हर राजनीतिक दल अपनी सुविधा अनुसार जातिगत समीकरण, धर्मगत समीकरण इनको इस्तेमाल करता है। मैं रुक करूंगी सुधांशु त्रिवेदी जी का। सुधांशु त्रिवेदी जी, अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि टॉलरेट करना और टॉलरेंस ये दो अलग अलग शब्द हैं। हाँ जी, मैं टॉलरेंस यानी किसी को झेलना, शुद्ध हिंदी में कहते हैं झेलना, यही कहते हैं ना टॉलरेंस का। तो मैं साफ बात कह रहा हूं, और आपको जो स्पष्ट आइडियोलॉजी पॉलिटिकल की बात कही, सिर्फ हिंदू जीवन पद्धति में ही सर्वधर्म संभाव है और किसी में नहीं, बाकी सब में सिर्फ टॉलरेंस हो सकता है। अब मैं आ रहा हूँ 62 वाली बात पे, जो अरे आप बड़ी आसानी के साथ ना हिंदू मुसलमान पे डिबेट को ले ही जाते हैं सुधांशु जी।
अपने धर्म को आप ऊंचे पायदान पे रखते हैं, दूसरे धर्म में बहुत आसानी से आप कमी निकाल देते हैं। ये ठीक नहीं है रवैया। अच्छा शोभना जी, तो तस्लीम रहमानी जी बैठे, बताइए 56 मुस्लिम कंट्री है, 4 बताइए जिसमें शरिया लागू ना हो। चुनौती के साथ कहता हूं, बताइए बताइए, इनसे पूछिए, 4 बताइए। देश रहते हैं भारत में, तो फिर क्या बात आप कर रहे हैं? विषय को ना, उस विषय को छोड़िए, अब हम चीन पे ऊपर अब हम चीन पे आते हैं। मुझे जवाब देने का मौका दीजिए क्या? आइए तस्लीमा रहमान जी को ले आते हैं। आइए फिर मैं इनको जवाब देना चाहूंगा। अब वो अपने टर्म पे जवाब जी बोलिए, थोड़ा अवसर दीजिए। हाँ अब सुनिए, मैं चीन वाली बात बोलिए देखिए, हर वर्ड का पहले सुधांशु त्रिवेदी अपनी बात पूरी कर लें। बात पूरी कर लूं तस्लीम जी, अब मैं पूरी बात पूरी कर लूं अपने ठीक है। अब देखिए, जो सुप्रिया जी ने बात कही डिप्लोमेसी की, और उसकी बात मैं विनम्रता से कहता हूं, 62 का युद्ध था, हम हारे, मगर सेना को दोष देना गलत है। जनरल थिमैया ने बाकायदा ये ऑन रिकॉर्ड है कि नेहरू जी को बताया था कि नेपा में 1 साल पहले से कि चीन वहां सड़कें बना रहा है, और नेहरू जी ने जनरल थिमैया को डांट दिया था। वो बातें बाद में ऑन रिकॉर्ड पे है। और उस समय जो ब्रिटिश अमेरिकन एम्बेसडर थे जॉन केनेथ गैल्फ्रिड, अगर उन्होंने मैसेज नहीं भेजा होता और अमेरिका ने अल्टीमेटम नहीं दिया होता तो शायद हमारे हालात कुछ और होते। कितने देश हमारे साथ थे 62 के युद्ध के समय? 71 में जब हम जीते हैं तब एक रूस हमारे साथ था, बाकी पूरी दुनिया अगेंस्ट में थी। जब जब रूस वीटो करता था 150 से अधिक देश हमारे खिलाफ जाते थे। आज हम डिप्लोमेसी में वहां खड़े हैं कि सिर्फ चीन पाकिस्तान के साथ है और बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ। मुस्लिम देश भी, मलेशिया और टर्की को पाक स्वरूप छोड़ दे, हमारे साथ, यूएई हमारे साथ, सऊदी अरब हमारे साथ। अब उसके बाद आपको लग रहा है कि डिप्लोमेसी में हमारी स्थिति खराब और आपकी स्थिति अच्छी थी। मेरे विचार से चाहे हम कभी युद्ध हारे हो, जैसे 62 वो भारत की हार थी, जीते 71 हमारी जीत थी। अटल जी ने उसको बाकायदा उस समय इंदिरा जी की प्रशंसा की थी, मगर अफसोस बस यही है कि 62 की हार के समय भी हम जनसंघ नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस कदर साथ खड़ा था कि नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी और 26 जनवरी 1963 को परेड में बुलाया था। तो मगर आप इस डिबेट का भी क्या मतलब है? इस टॉलरेंस से क्या मतलब है इसका? मतलब ये इसका आपने बड़ा इसको एकदम अलग दिशा में आप ले गए डिबेट को। आइए तस्लीमा रहमान जी, बोलिए किस बात की बात कर रहे हैं आप? वॉर की बात कर रहे हैं? देखिए डिबेट इस पे हो रहा है। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मुझे 1 मिनट का तो कम से कम समय दीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि देखिए, एक तो वर्ड्स का जो होता है, एक ही वर्ड के मुख्तलिफ मीनिंग मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, उसी में टॉलरेंस भी यूज हो रहा है और उसका सिनोनिम में अकोमोडेशन है, टू अकोमोडेट ईच एंड एवरी, और वही इसका सार है एक्चुअली। दूसरी बात ये, ये आपका जो आइडियोलॉजी है, रागी जी हो या हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी जो आइडियोलॉजिकल डीएनए है उसमें धर्म के बगैर आप एक कदम चल ही नहीं सकते। यह आपकी समस्या है। आप एग्जाम्पल भी कोट करेंगे तो आप पोप की और क्रिश्चियनिटी की और इस्लाम की कोट करेंगे। अरे भाई, आप भारत की बात कीजिए, मैं आपको 4 देशों का नाम आप पूछ रहे, मैं बता दूंगा आपको, जहां पूरे तौर पर शरिया नाफिज नहीं है। लेकिन मैं भारत में कंसंट्रेट करना चाह रहा हूं। आज का जो करंट इशू है जिस पर ये पूरी बात हुई है, इसमें इंटॉलरेंस की सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10-15 मिनट का कन्वर्सेशन हुआ उसमें से हमने जो चंद सेकंड का कन्वर्सेशन टॉलरेंस के लफ्ज के साथ है, उसको तो हम पूरे के पूरे देश में चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। जो उससे कहीं ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है चाइना का, जो इस रीजन में जो उसका इंपैक्ट बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली हमारे देश के ऊपर जो खतरा बढ़ रहा है ईस्ट से लेके वेस्ट के बॉर्डर्स तक, उस पर हम बात करना नहीं चाहते। ये इंटॉलरेंस जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और इंटीग्रेशन का देश का इशू है, उस पर बात नहीं करना चाहते। और जब हम उस पर सवाल पूछना चाहते हैं तो हमसे कहा जाता है कि आप देशद्रोही है। क्या ये इंटॉलरेंस नहीं है? इस इंटॉलरेंस की बात हो रही है, उस अकोमोडेशन की बात नहीं हो रही जिसके टूटने के खतरे की तरफ सुधांशु त्रिवेदी जी इशारा कर रहे हैं। ना हमको हिस्ट्री में जाने की जरूरत है। इस वक्त आज की जो दिशा है देश में, नेचुरल कैलेमिटीज भी है, कोरोना जैसी एंडेमिक भी है, टिड्डी दल भी आ रहा है, हमारे बॉर्डर्स भी जो है फ्रेजाइल हो गए हैं, हमारा साउथ चाइना सी जो है जंग के लिए तैयार। तो मतलब तस्लीमा जी, आप ये कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है, लेकिन मुद्दे से तो राहुल गांधी भी भटका रहे हैं ना। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ है तो या तो कोरोना है और या फिर अर्थव्यवस्था है। तो इस समय ऐसी बातें क्यों करना निकोलस बर्न्स से कि असहिष्णु हो रहा है भारत, ये भी तो गलत है ना। आइए सुप्रिया जी, आप क्या कहना चाह रही है? भाई उस मुद्दे पर भी आप उसी मुद्दे पर अगर बात कर रहे हैं तो ये एग्जाम्पल कोट करने की क्या जरूरत है? आइए सुप्रिया जी। हाँ, मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो ये पूरा डिस्कशन था उसका एक क्वेश्चन का एक सब पार्ट था जिस पर हम अभी डिबेट कर रहे हैं।
उसमें बहुत सारी बातें हुई, उसमें लॉकडाउन पे चर्चा हुई, उसमें चर्चा हुई किस तरह से वर्ल्ड में पावर बैलेंस हट रहा है और कहां पे इंडिया गेन कर सकता है, उसमें बात हुई यूरोपियन पावर बैलेंस की, उसमें बात हुई कैसे चाइना को आंख दिखाई जा सकती है, इंडिया और यूएस मिलकर दिखा सकते हैं, उसमें बात हुई कि क्यों यूएस में एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति की हत्या हो जाती है, इसमें बहुत सारी बातें हुई। उसका एक सब पार्ट ये डिबेट था। मुझे तो ऐसा लगता है, और मैं आपको पूरी इज्जत के साथ और पूरी सहिष्णुता के साथ ये कहना चाहती हूं, आज जो डिबेट है वो तो होना चाहिए पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर, वो होना चाहिए कि कैसे भारत चौथे नंबर पे पहुंच गया संक्रमण में, वो होना चाहिए कि कैसे कुछ स्टेट्स में मरने का जो रेट है, जो डेथ रेट है, वो 6% दुनिया में सबसे ऊंचा हो रहा है। ये सारी बातें ही नहीं हो रही हैं। बातें होनी चाहिए राजनीतिक प्रतिशोध जो उत्तर प्रदेश में हमें दिख रहा है, बातें होनी चाहिए जो कांग्रेस के अध्यक्ष को 25 दिन से आपने जेल में डाला हुआ है। यही सहिष्णुता की बातें होती है भाई, और क्या सहिष्णुता देश में होती है। और मुझे ये खेद है, सुधांशु त्रिवेदी जी सिर्फ प्रवक्ता नहीं है, वो तो अब राज्यसभा सदस्य है, और मैं उनसे मैं पूरी विनम्रता से ये खेद व्यक्त करती हूं कि जब उन्होंने शुरू में नाम गिनाए थे तो सिर्फ एक संप्रदाय के गिनाए थे। यहां पर बैठकर अपना धर्म और तुम्हारा धर्म की राजनीति बंद करनी होगी। हम हिंदुस्तान के तार तार कर देंगे ये करके, ये करना बंद करिए। उन गरीबों की बात करिए जो आज अपने गांव वापस चले गए, उनके पास खाने को नहीं, उनके पास नौकरी नहीं है और कोई आशा नहीं बची है जीवन की, उनकी बातें नहीं होती हैं आज। ठीक है संदीप, सुधांशु त्रिवेदी जी, सुप्रिया श्रीनेत जी कह रही हैं कि बातें किसी और चीज पर होनी चाहिए, लेकिन हम बातें किसी और चीज पर कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं। अभी रिसेंटली एक आईएएस अधिकारी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया क्योंकि उसने सरकार के कोरोना के आंकड़ों पर सवाल उठाया। क्या ये असहिष्णुता नहीं है? क्या राहुल गांधी जिस असहिष्णुता की बात कर रहे हैं, क्या ये वही असहिष्णुता है? अच्छा देखिए, अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो सुप्रिया जी ने बोला, अपनी बात उन्होंने स्वयं सिद्ध कर दी। जितनी बातें उन्होंने गिनाई, इसमें से कौन इस लायक थी कि निकोलस बर्न को राहुल गांधी को सलाह दे सकते थे? एक भी चीज ऐसी नहीं थी जिसमें निकोलस बर्न कोई विचार देने की कर सकते भाई, डिप्लोमैट है वो, करिए, डिप्लोमैट रहे हैं। अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश में हो रहा आपके हिसाब से कोरोना, भारत में अंदर वो काम कर रहा है। कभी निकोलस बर्न भारत में एम्बेसडर नहीं रहे, क्या पता उनको भारत के बारे में? वो खुद बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है। और आपके हिसाब से भारत की समस्त आंतरिक समस्या, मतलब लेबर माइग्रेशन से लेकर, आपके हिसाब से अर्थव्यवस्था से लेके, कोरोना से लेके, सबसे बड़े सर्वज्ञानी निकोलस बर्न है। अब आपकी बात खुद ही आपस में कर देगा, जो बातें थी वो बात ठीक है। संगीत रागी का फोन कट गया था, मैं जा नहीं पाई थी उनके पास। संगीत रागी, असहिष्णुता की बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो तो तमाम सरकारों में भी देखने को मिल रही है। अगर आप किसी सरकार से सवाल पूछ लीजिए तो फौरन आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, ट्रोल आर्मी आपके पीछे लग जाती है। तो असहिष्णुता जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं वो तो समाज में देखने को मिल ही रही है। देखिए, वो सब कोई जानता है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। किसी और चैनल के पत्रकार का मामला है, किस प्रकार से महाराष्ट्र में कैसे कैसे पत्रकारों को किस किस आधार पर उनको बुला करके उनको लीगल नोटिस दिया जाता है और थाने में पूछताछ की जाती है, मैं बात नहीं करना चाहूंगा। दूसरी बात, ये पूरा जो लग रहा है कि राहुल गांधी को लगता है कि इस देश में प्रतिभाओं की बहुत कमी है, इसलिए वो जो कुछ भी बात करना चाहते हैं वो बाहर से असहिष्णुता पर वो इस देश को बताना चाहते थे, लेकिन देश मानने के लिए नहीं तैयार था। तो अब ये असहिष्णुता का व्याकरण जो है वो अमेरिका के कैरियर डिप्लोमेट को समझाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ असहिष्णुता है। इसका मूल्यांकन मैं इस तरह से करना चाहता हूं कि राहुल गांधी एक राजनैतिक विक्षिप्तता के शिकार है। एक हारे हुए दो बार एक का जो फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी के युवराज का, वो बार बार निकल रहा है। ये बड़ा अजीब है, ये इस तरीके के पर्सनल अटैक्स मत कीजिए संगीत रागी, ये चर्चा को बड़ा निम्न स्तर पे ले जाता है। इस तरीके के पर्सनल अटैक्स नहीं, ये पर्सनल अटैक्स नहीं संगीत रागी। असहिष्णुता की बात हो रही है यहाँ पर, क्या भारत इंटॉलरेंट हो रहा है? राहुल गांधी ने कहा निकोलस बर्न से, इसी पर हमारी चर्चा चल रही थी। फिलहाल गजेंद्र चौहान जी बॉलीवुड एक्टर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गजेंद्र जी, आपकी क्या राय है? राहुल गांधी ने निकोलस बर्न से कहा कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है, क्या आप सहमत हैं राहुल गांधी से? सहमत होने की तो बात ही नहीं है शोभना जी।
बात यह है कि उनकी इंटॉलरेंस की बातों को भी इस देश में टॉलरेट किया जाता है। इससे बड़ी टॉलरेंस क्या होगी इस देश की? उनकी असहिष्णुता की जो बातें होती हैं, और दुख की बात यह है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय नेता जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके देश के असहिष्णुता की बात करता है, तो ये इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता। मैं कहता हूं अगर आपको इंटॉलरेंस की बात करनी है तो महंगाई के खिलाफ कीजिए, करप्शन के खिलाफ कीजिए, जो लोगों की समस्याएं हैं इस देश में उनके खिलाफ कीजिए। आप एक वर्ड कह के हट जाते हैं। और राहुल गांधी जी के विषय में एक मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि जब भी वो कोई मुद्दा छेड़ते हैं उसको आधे में छोड़ के अगले मुद्दे पे चले जाते हैं। मैं उदाहरण के साथ आपके सामने पेश करूंगा कि जब मुझे एफटीआई का चेयरमैन बनाया गया था तो राहुल जी एफटीआई आए थे और बहुत सारे वायदे वहां के स्टूडेंट से करके गए थे, और उसके 15 साल पहले नहीं आए थे और आज 5 साल हो गए, आज तक उन्होंने वहां का पता नहीं लिया कि वहां क्या हो रहा है। तो राहुल के विषय में कोई भी टिप्पणी करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनकी बातों को सीरियसली लेना नहीं चाहिए। जब उनकी पार्टी के लोग उनको सीरियसली नहीं लेते हैं, आपको याद होगा वो भोपाल के एक उनके मेंबर ने कहा था, मेंबर पार्लियामेंट ने कहा था कि उनको जो है सोनिया जी को एक चिट्ठी भी लिखी है तो यूट्यूब पे उनका वीडियो भी वायरल हुआ था कि जब वो इस काबिल नहीं है, आपने बहुत बड़ा आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगाया। शोभना जी, आपने बहुत बड़ा आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगाया। आरोप की बात नहीं है, मैं सच्चाई से देश को वाकिफ कराना चाहता हूँ। मैं एफटीआई के बारे में मुझे सबसे बड़ा खेद है कि गजेंद्र चौहान जी का क्या लोकस स्टैंड आया है हमारे लीडर पे क्वेश्चन करने का, इनका क्या लोकस स्टैंड है ये बताने का कि कांग्रेस उनको कैसे ट्रीट करती है। पूरा मैं देश का नागरिक हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे अधिकार है हर मुद्दे पे बात करने का। मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, क्यों नहीं अधिकार है मुझे बात करने का? सीरियसली लेता है। मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। राहुल गांधी जी थे जो आके एफटीआई में मेरे विरोध में खड़े हुए थे। राहुल गांधी जी आधे में छोड़ के वहां से चले गए। एक दिन का उन्होंने फोटो ऑप कराया था वहां पे, उसके बाद उन्होंने उस मुद्दे को आज तक सीरियसली लिया नहीं। उनसे पूछिए कभी एफटीआई गए हैं? आज 5 साल हो गए, क्या वहां जाके उन्होंने उनके छात्रों की समस्या को क्या उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल अटैक नहीं कर वो एक वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से एक पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से वहां गए थे। ये पर्सनल अटैक नहीं है, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ देशवासियों से। धन्यवाद। अब जनता को निष्कर्ष निकालना है कि क्या देश असहिष्णु हो रहा है या राहुल गांधी गलत प्लेटफॉर्म पर गलत सवाल उठा रहे हैं, गलत समय पर उठा रहे हैं।